have made sure that the FDI inflows are given a clear direction with an objective of Make in India, focus on creating jobs and ensuring that India becomes a manufacturing hub. ये राष्ट्रद्रोह से अलग कुछ है नहीं। अपने ही देश के लोगों के पेट पर लात मारना ये किसी भी स्थिति में अच्छी चीज है नहीं। ये जो किया गया है ये गलत है देश के, ना देश की अर्थव्यवस्था के हित में है न देश की जनता के हित में। ये सिर्फ विदेशी पूंजी को यहाँ से मुनाफे बढ़ाने का मौका जो है दिया जा रहा है। सरकार घबरा गई है और पिछले 2 घंटे से हम देख रहे हैं कि एफडीआई के कई बयान आ रहे हैं। ये एफडीआई का बयान नहीं आता अगर रघुराम राजन कल ये जानकारी नहीं देते कि वो वापस लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। जयराम कहते हैं कि रघुराम से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश के फैसलों का ऐलान किया। भारत में संख्या में सबसे छोटे मगर सबसे बड़े विपक्षी दल की तरफ से यही आलोचना आई है और जयराम रमेश ने कहा है कि मंगलवार को विस्तृत प्रतिक्रिया आएगी। जब भारत का मुख्य विपक्षी दल फैसले के दिन आलोचना पेश नहीं कर सकता तो ये बताइए कि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की सरकार एक साथ कई सेक्टरों में विदेशी निवेश के फैसले ले तो क्या 8 घंटे के भीतर न्यूज एंकर उन फैसलों की पर्याप्त समीक्षा पेश कर सकता है? विपक्ष आज के दिन इतना तो पूछ सकता था कि कोई ऐसा सेक्टर हम दोनों ने, हमारी सरकार और आपकी सरकार ने छोड़ा हो तो बचाओ, वो भी बता दो, वो भी खोल दो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अंग्रेजी में जारी प्रेस रिलीज में कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को पूरी तरह से उदार बना दिया है ताकि भारत में रोजगार पैदा हो। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इन बदलावों के साथ भारत दुनिया की सबसे खुली हुई अर्थव्यवस्था के रूप में पेश है। इसी के साथ रक्षा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत है। अभी तक 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीधी इजाजत थी, ऑटोमेटिक। उससे ऊपर 100% तक एफडीआई के लिए सरकार की इजाजत जरूरी थी और वो भी सिर्फ उन्नत तकनीक के मामले में ही ऐसे निवेश की इजाजत मिल सकती थी। अब उन्नत तकनीक यानी स्टेट ऑफ आर्ट शब्द को हटा दिया गया है और उसकी जगह मॉडर्न यानी आधुनिक या अदर रीजन शब्द को जोड़ा गया है। उन्नत तकनीक और आधुनिक तकनीक में क्या अंतर होता है? क्या आधुनिक तकनीक उन्नत नहीं होती या उन्नत तकनीक आधुनिक नहीं होती? पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने इन फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। कांग्रेस के थे ये। वैसे उनके समय में भी इसी तरह के फैसले हुए। रक्षा समीक्षक अजय शुक्ला ने एक त्वरित प्रतिक्रिया में फेसबुक पर लिखा है कि रक्षा में 100% का निवेश शब्दों का मात्र खेल है। यूपीए के समय से ही स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर अनुमति दी गई थी, अब इसे आधुनिक टेक्नोलॉजी कर दी गई है शब्द घुमा के। उनका कहना है कि रक्षा मंत्रालय के पास आधुनिक या स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लिहाजा ये अंतर रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश सुधार के तौर पर पेश करने की जरूरत क्या थी? अजय शुक्ला ने 9 जून 2014 को बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा भी था कि 2006 से ही अलग अलग मामलों में रक्षा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। तब उन्होंने कहा था कि मौलिक उपकरण निर्माताओं के लिए यह सब 2006 से किया जा रहा है, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया। मैंने एक वैकल्पिक राय आपको बताई, लेकिन यह जरूरी है कि हर सेक्टर पर ठोस जानकारी के बाद ही आप राय बनाएं। बहरहाल केंद्र सरकार ने आज 9 क्षेत्रों में विदेशी निवेश की मात्रा बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने इसे नवंबर 2015 के बाद दूसरा बड़ा फैसला कहा है सुधार का। बहरहाल खाने पीने की सामग्री के निर्माण में सरकार की अनुमति से 100% का विदेशी निवेश अब हो सकेगा। भारत में उत्पादित और निर्मित खाद्य सामग्रियों के ई-कॉमर्स में भी 100% की अनुमति दे दी गई है। ब्रॉडकास्टिंग ये हम लोग वाला सेक्टर है, जैसे डीटीएच, केबल नेटवर्क, मोबाइल टीवी के क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को सरकारी प्रक्रियाओं से आजाद कर दिया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि 2015 के वित्तीय वर्ष में $55 अरब से अधिक का विदेशी निवेश आया। यह किसी भी एक वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड है। भारत सरकार ने कहा कि मौजूदा फैसला रोजगार बढ़ाने के लिए लिया गया है। हम यह बताने की स्थिति में नहीं है कि 2014 से 2016 तक जो रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है उससे कितना गुना रोजगार सृजन हुआ है या होने जा रहा है। फर्स्ट पोस्ट वेबसाइट पर सिंधु भट्टाचार्य ने 15 अप्रैल को लिखा था
कि मोदी सरकार के 2 वर्षों में 8 सेक्टरों में रोजगार की रफ्तार धीमी हुई है। यह सूचना भारत सरकार के श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट पर आधारित है। ये सेक्टर हैं कपड़ा उद्योग, चमड़ा, धातु उद्योग, ऑटोमोबाइल, रत्न और जवाहरात, परिवहन और आईटी, बीपीओ, हैंडलूम, पावरलूम। इन 8 सेक्टरों में मजदूरों की काफी जरूरत पड़ती है और इन्हीं 8 सेक्टरों में 2 साल में लगभग 5 लाख नौकरियां ही पैदा हो सकी। 2009 की तुलना में यह 10 गुना कम है। कम हुआ या ज्यादा हुआ यह अलग सवाल है, लेकिन रोजगार सृजन का कोई ठोस और प्रमाणिक आंकड़ा हमारे पास नहीं है जो सभी सेक्टरों की तस्वीर पेश कर सके। फिलहाल सरकार कह रही है कि नए फैसले से रोजगार का सृजन होगा। अब बढ़ते हैं अगले सेक्टर की तरफ। दवा कंपनियों के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड फार्मा, ब्राउनफील्ड फार्मा में 100% निवेश कर दिया गया है। ग्रीनफील्ड फार्मा का मतलब यह हुआ कि जब विदेशी निवेश से किसी नई कंपनी की नई शुरुआत होती है, लेकिन जब पहले से मौजूद किसी कंपनी में निवेश हो तो उसे ब्राउनफील्ड फार्मा कहते हैं। ब्राउनफील्ड फार्मा में निवेश से अधिग्रहण और विलय की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में 74% विदेशी निवेश ही ऑटोमेटिक रूप से होगा। उसके आगे सरकार की अनुमति लेनी होगी। 10 जून को कई अखबारों में यह खबर छपी थी कि सरकार ऐसा करने जा रही है। इस मामले में चिंता व्यक्त की जाती रही है कि विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण कर लेंगी या विलय कर लेंगी जो जेनरिक दवाएं बनाती हैं, तो दवाएं महंगी हो जाएंगी बिना ब्रांड वाली। इस फैसले पर फार्मा कंपनी बायोकॉन लिमिटेड की किरण मजूमदार शॉ ने ट्वीट किया है कि फार्मा सेक्टर में विदेशी निवेश को स्वतः मंजूरी मार्ग के दायरे में लाना स्वागत योग्य कदम है। पहले ही कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि इस सेक्टर को बहुत अधिक पैसों की जरूरत होती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में नई एविएशन नीति की घोषणा भी की। इस सेक्टर में भी विदेशी निवेश को सरल बना दिया गया है। इसके तहत एयरपोर्ट बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट में 100% विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट से, पुराने प्रोजेक्ट में 74% से ज्यादा निवेश करने पर सरकार की अनुमति। जो एयरपोर्ट अभी चल रहे हैं उन्हें आधुनिक बनाने और यात्रियों के दबाव को सरल करने के लिए 100% विदेशी निवेश। आप एयरपोर्ट घूमते होंगे, जरा घूम कर देखिए कि दिल्ली वाला एयरपोर्ट या अमेरिका वाले एयरपोर्ट में क्या वैसा खास अंतर है। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट यानी जहां पहले से काम चल रहा हो, वहां सरकार से अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी क्षेत्र में भी 49 से 74% निवेश सरकार की अनुमति से अब किया जा सकेगा। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की दास्तां यहां सुनाऊंगा तो आप रो देंगे। वैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे पता है, मुझे भी नहीं। उनके वेतन, काम करने की जो स्थिति है और सुविधाएं बहुत ही खराब है। ये सब क्या ठीक हो पाएगा? क्या सरकार उनकी सेवा की शर्तों और स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ कर सकती है? अगला सेक्टर है पशुपालन, जल खेती, मछली पालन, मधुमक्खी पालन में 100% विदेशी निवेश की अनुमति है, अब दे दी गई है। पहले कुछ शर्तों के साथ ऑटोमेटिक रूट से इसकी अनुमति थी। सरकार ने उन कुछ शर्तों को, नियंत्रित शर्तों को हटा दिया है। मछली पालन तो ठीक है, लेकिन सहज बुद्धि से एक सवाल यह बनता है कि मधुमक्खी पालन में भी हम विदेशी निवेश की हमें जरूरत पड़ गई है। ग्राम उद्योग भी नहीं बचा तो क्या बचा? लेकिन यह जानने का आप प्रयास पहले यह भी कीजिएगा कि क्या पता कि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश से व्यापक संभावनाएं भी खुल जाएं। अब आते हैं 9वें नंबर के सेक्टर पर। सिंगल ब्रांड रिटेल में अत्याधुनिक तकनीक के बहाने रियायतों का दायरा बड़ा कर दिया गया है। स्थानीय कंपनी पर खरीदारी की शर्तों को 3 साल तक के लिए कर दिया गया है। यूपीए के समय से ही सिंगल ब्रांड रिटेल में कुछ शर्तों के साथ 100% विदेशी निवेश है। 2012-13 के साल में इस सेक्टर में विदेशी निवेश को लेकर खूब हंगामा हुआ। तब बताया गया कि विदेशी रिटेल कंपनियां आ जाएंगी तो देसी खुदरा व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। दलील दी गई कि बीजेपी इसलिए विरोध कर रही है कि व्यापारिक समुदाय उसका पारंपरिक वोट है। जैसे व्यापारिक वर्ग सिंगल ब्रांड रिटेल में है ही नहीं। अगर आप विदेशी निवेश के मसले पर पुराने राजनीतिक बयानों का मिलान इन फैसलों से करेंगे तो कुतर्कों का एक व्यापक पैटर्न नजर आएगा। कुतर्क। तब बीजेपी विदेशी निवेश का विरोध करती थी। बीजेपी यह भी कहती थी कि कांग्रेस भी तो उससे पहले विरोध करती थी। जब यूपीए विदेशी निवेश के दरवाजे खोलती थी तो मीडिया आलोचना के लिए बीजेपी की तरफ देखता था। बीजेपी कभी निराश नहीं करती थी। एनडीए की सरकार आती है तो ऐसे फैसलों के वक्त मीडिया कांग्रेस की तरफ कम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच की तरफ देखने लग जाता है। ये दोनों संगठन भी निराश नहीं करते हैं। केंद्र सरकार ने जब रक्षा, बीमा और रेलवे में विदेशी निवेश को लेकर अपने सुधारों की घोषणा की थी पहले चरण में, तब स्वदेशी जागरण मंच ने खूब विरोध भी किया। अब लगता है कि मोदी सरकार आर्थिक मामलों में संघ के दबावों से मुक्ति पा चुकी है। स्वदेशी जागरण मंच की प्रतिक्रिया में एक दिलचस्प मोड़ यह आया है
कि मंच के धनराज भिड़े ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश का स्वागत किया है, मगर पशुपालन के क्षेत्र में निवेश को लेकर नाराज हो गए और इसे राष्ट्रद्रोह कह दिया है। 2013 से टेलीकॉम सेक्टर में 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। इस सेक्टर की हालत इस वक्त अच्छी नहीं है। पिछले साल इसका राजस्व ग्रोथ 6.5% था, जो 2010 के बाद कम है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। 30 मई 2016 को टाइम्स ऑफ इंडिया में सब छपा हुआ है। पहले इस सेक्टर की राजस्व वृद्धि 2 अंकों में हुआ करती थी। क्या हम जानते हैं कि 100% निवेश की अनुमति जिन सेक्टरों में होती है वहां किस स्तर की प्रगति हुई है या होती है? आंकड़ों की इतनी घोर कमी है कि सारी बहस धारणाओं के हिसाब किताब में खत्म हो जाती है। इसी चिंता के साथ मैं प्राइम टाइम शुरू करता हूं। हमारे साथ MR वेंकटेश जी हैं, कुर्ते में आर्थिक जानकार हैं, और परंजय गुहा ठाकुरता हैं, एडिटर हैं EPW के। मनोज जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप विशेषज्ञ हैं। आपका एक बहुत पुराना लेख जब मैं रिसर्च कर रहा था तो देखा कि आपने भी रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश का एक तरह से कहा है कि होना चाहिए, है ना? ये सब जो फैसले हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरा कि अगर 2006 से विदेशी निवेश हो रहा है तो हमारी प्रगति क्या है? क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, ऐसा है, जहां तक कि रक्षा का मामला है वहां पर आप ही ने खुद कहा, जो मतलब जो विश्लेषण जो आपने किया, मतलब क्या अत्याधुनिक है या ये स्टेट ऑफ द आर्ट क्या होता है या आधुनिक क्या होता है, तो वहां पर कोई खास बदलाव नहीं आया है। जहां तक कि विदेशी निवेश का सवाल है, मैं समझता हूं कि अगर 100% हो, 90% हो, 70% हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। निवेश आए, अच्छा है। हम लोग जो हैं, ये मुल्क ऐसा है, यहाँ चाहता है कि ज्यादा निवेश हो, ज्यादा उत्पादन हो, रोजगारी हो। अब सवाल ये है कि क्या रोजगारी बढ़ेगी, क्या जो है जिसको कहते हैं कि वैल्यू एडिशन, मूल्य बढ़ाना, जो कोई भी जो कुछ बनता है भारत में, अगर 100% जो कंपनी जो है, विदेशी कंपनी है, एक यहाँ पे फर्ज कीजिए एक पैसेंजर जेट बनाती है, पैसेंजर हवाई जहाज बनाती है, ये हो सकता है कि 100% जो है उसका हो, पर कितना वो यहाँ पे उसमें भारतीय मूल्य जो है उसमें वैल्यू एडिशन में, और खासकर सहायक उद्योग जो उसके साथ आते हैं। तो मैं समझता हूं, जो मोटी बात यह है कि आखिर में यह देखना होगा कि सरकार ये जो ऐलान किया है आज, इसके साथ कानून क्या आते हैं, जो रूल्स ऑफ जो भी कभी एक पार्लियामेंट में एक एक्ट होता है, उसके बाद जो है सरकार की जो मिनिस्ट्रीज हैं वो वहां पर उसके रूल्स निकालते हैं, कानून निकालते हैं। अब तो उन्होंने कह दिया कि ऑटोमेटिक रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका मतलब रक्षा में तो ऑटोमेटिक रूट है। और चाहे जो कुछ कहें, ऑटोमेटिक कहें या ना कहें, आखिर में जो सरकार ने एक बहुत ही बड़ी और बहुत भारी एक रेगुलेटरी मशीनरी बनाई है, उसका भार जो है वो तो रहेगा। पर मुझे एक जानकारी दें कि जो रक्षा क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं वो जहां पर भी हैं, कितने लोगों को रोजगार देती हैं? टेक्नोलॉजी और हथियार बनाना एक और बात है, क्या वो सचमुच रोजगार पैदा करने वाला सेक्टर है? देखिए, जहां तक कि रक्षा का सवाल है, रक्षा में जो खर्च होता है वो आप एक इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर से देखिए। जो लोग ये सोचते हैं कि रक्षा में खर्च करने के साथ हम देश को जो है, देश का बढ़ावा होगा, मैं समझता हूं वो गलत है। ठीक है, अब मुझे ये भी बताइए कि जो भी है हमारा हासिल क्या है ग्राउंड पर? जैसे ये तो पहले भी एक फैसला आ ही गया था कि हम रक्षा क्षेत्र में करेंगे। कुछ कंपनियां आई हैं, हथियार बनाने वाली कंपनियां, या आने वाली हैं, ऐसी कोई जानकारी है सर? देखिए, आना चाहती हैं, ये मैं कह सकता हूं, आना चाहती हैं। इसकी वजह यह है कि जैसे अब यूरोप जैसे मुल्क हैं, अब जैसे स्वीडन की साब कंपनी है, या फ्रांस की डसो है जो राफेल जिससे सौदा हो रहा है, या ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी की जो ये यूरो फाइटर, अवस्था तो नहीं आ जाएगी ना? अवस्था नहीं है। तो वहां पे उनके लिए जो सामने जो है, वो अगले जनरेशन का हवाई जहाज फाइटर नहीं बनाने वाले हैं, ना बना रहे हैं। तो वो पुराने जनरेशन का जहाज बनाने यहां आएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं। अभी जो उनका फाइटर है, जैसे ग्रिपेन है या राफाल है, पर इसके बाद आगे जो बढ़ना है वो ये बहुत हिचक रहे हैं। इसलिए हिचक रहे हैं कि उनके सामने मार्केट नहीं है।
और जब वो भारत को देखते हैं उनके सामने एक मार्केट नजर आती है और वो निवेश करने के लिए तैयार है। एक सवाल और बताइए कि वो जब उनकी फैक्ट्रियां वहां पर हैं तो यहां पर क्यों बनाने आएंगे? क्या हम उन यहां बने हुए माल के खरीदार हम ही होंगे या यहां बनाकर वो कहीं और बिजनेस करेंगे? मुख्य खरीदार हम होंगे। इस वजह से वो यहां निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए तो दो बात है, हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर ये रोजगार पैदा करने वाला सेक्टर है तो यहां आकर बनाए तो ये समझ में आता है कि जहाज का जहाज मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। ठीक नहीं, वो तो मैं समझता हूं रोजगार भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वही जानना चाहता हूं। सवाल सामने ये आता है कि पहले भारत जो है ऐसे कानून बनाए, ऐसी कंडीशंस बनाए जिससे कि वो वाकई में, क्योंकि वो भी पैसा लगा रहा है अपनी फैक्ट्री, ठीक है, और वो चाहता है कि पूरा उसका उद्योग, कई लोग तो ये सोच रहे हैं कि हम पूरा उद्योग जो है यहां पे भारत में खड़ा कर दें। ठीक है वेंकटेश साहब, अभी जो स्वदेशी जागरण मंच के भिड़े साहब को आपने सुना, उन्होंने तो रक्षा मंत्रालय में निवेश को, मैं उनका ही बयान पढ़ रहा था और लिख के लाया भी, उनका कहना है कि भाई जब दुश्मन जान ही नहीं रहेगा तो हम विरोध करके क्या करेंगे, तो हथियार देश की संप्रभुता के लिए जरूरी है। तो वहां तो वो समर्थन कर रहे हैं, अब पशुपालन में विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पशुपालन में भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है? आपको मालूम है कि स्कैंडिनेवियाई देशों में पशुपालन का क्या स्तर है, उनकी क्या टेक्नोलॉजी है? इसराइल में भी है। हाँ, इसराइल में भी है। हाँ, इसराइल तो हमारा पड़ोसी हो गया एक तरह से। ग्रीन रेवोल्यूशन तो भारत अमेरिका से आया, पड़ोसी इस मायने में हो गया कि लगता है कि हर समस्या का समाधान इसराइल के पास है, तो उसको पूरी दुनिया में सारी समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए। वैसे अभी तक किया नहीं है, मुझे मालूम नहीं सर, मैं सहज बुद्धि से सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, ये लाइन चेंज है या सचमुच अच्छा फैसला है? देखिए, पहला दो इश्यूज है। ये विदेशी जो निवेश आ रही है, हम जितना निवेश कर रहे हैं भारत में, भारतीयों का जो निवेश हो रहा है, अगर 100 रुपया अगर ले ले, विदेशी जो उसमें उसका जो एक शेयर होता है वो 2% का होता है। आप चाहे आप ये लाखों 55 अरब डॉलर भारतीय कर रहे हैं? नहीं, भारत वो 2% है। हाँ। इसके 49 टाइम्स इंडियंस आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। हाँ। आपकी बहन, मेरी माँ की बचत से ये देश चल रहा है। ये 2% की पैसे वहां से आ रही है। जो वहां वाला आना है करे 2% का पैसा, और भारत सरकार करे, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धियों में से। ये तो सारे पत्रकारों में, सारे अर्थशास्त्रियों में, बुद्धिजीवी में एक भ्रम फैला हो गया है कि विदेशी पैसा से ही ये देश चल रहा है और यहाँ में चल तो रहा है। तो इसमें सच्चाई है, इसमें गलत बात क्या है? सारे लोग बाहर ही जाके उसी कामयाबी बताते हैं। अरे मैं आंकड़े बता रहा हूँ, जो रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े, समझ रहा हूँ। 2% लाइन स्वदेशी जागरण मंच से मिलती जुलती है। हम यही मानते हैं कि 2% फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, 98% हमारी तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। ये जो आप कितना भी कर लोगे, पशुपालन में लाओगे या किसी क्षेत्र में लाओगे, ये 98% की जो बचत है और उसमें से जो निवेश है, फर्क नहीं पड़ेगा। भिड़े जी ने तो कहा कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश जरूरी है, आना ये 2% बढ़ाना चाहिए। इसको पूरी हम इंसेंटिवाइज करना चाहिए, इसको हम एंकरेजमेंट देना चाहिए, इसमें दोहराने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये सोचकर चलें कि अगर पशुपालन या मधुमक्खी को मधु लेने के लिए अगर निवेश भी होगा, मुझे लगता है ये नहीं होने वाला है। इससे कुछ फर्क, ये तो पेपर में रहेगा, कागज पत्र में रहेगा। दूसरी बात, जोशी जी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है हमारे यहां में, जितना आप ईज से आप एकदम सरल रूप से जो आप बिजनेस करना चाहते हो, वो आज तक हम 100 से भी पीछे रहे। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे ईज ऑफ एग्रीकल्चर कुछ होता है, जैसे सरल रूप से खेती करना है, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बना अभी तक तो नहीं बना है सर, हमने तो नहीं सुना है किसी को, लोग नहीं सुना है। तो ये जो स्वदेशी जागरण मंच का जो विरोध है, अब मैं इससे भी थकने लगा हूं। नहीं, विरोध कांग्रेस बीजेपी वाला खेल लगता है कि उनका जब मैं बयान देख रहा था स्वदेशी, नहीं, हम तो एकदम हम या आरएसएस का जो बयान है, नहीं, मैं स्वदेशी जागरण मंच का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं उनका, वो अलग बात है। मैं यही बता रहा हूं, राय रखते हैं निजी राय में, कि विदेश से जो कोई भी निवेश आता है हमें स्वागत करना चाहिए। बात खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन ये मानकर चले कि वही निवेश से हम आगे बढ़े। सरकार ने दावा ऐसा नहीं किया। हम ये नहीं, सरकार ने नहीं कहा। सरकार ने कहा कि इससे रोजगार सृजन होगा, वो ठीक है, पर ये नहीं कहा कि इसी से सब कुछ होगा। यही हम मानते हैं कि साइकोलॉजिकल शिफ्ट जो होना चाहिए, कि हम निवेश से ही हम देश को बढ़ाएं। साइकोलॉजिकल शिफ्ट हो गया आपके हिसाब से? नहीं हुआ है, अभी और भी होना है। लेकिन जब आरएसएस का इतना इन्फ्लुएंस है तो वो क्यों नहीं करवा देती है? तो नहीं है ना, आप ही लोग तो कह रहे हैं कि आरएसएस का इन्फ्लुएंस है, और एक तरफ तो आप बोलते हैं
तो हम जानना चाहते हैं कि इतना इन्फ्लुएंस है तो आर्थिक नीतियों में क्यों नहीं? आर्थिक नीतियों में आप जानते हैं कि किसका इन्फ्लुएंस है, आप क्यों मुझसे बुलवाना चाहते हैं? क्या आप बोलिए। कोई ऐसी कोई आर्थिक नीति है जो वर्ल्ड बैंक और IMF से मुक्त है, अलग है? बताइए। नहीं बता दीजिए दो आर्थिक नीतियों के नाम। नहीं, आप वही मैं बता रहा हूं कि आज जितना भी नीति बन रही है कि वही ग्लोबलाइजेशन, इन्हीं आर्थिक नीतियों से कई देशों में मंदी है, इन्हीं आर्थिक नीतियों से हमें बताया जा रहा है कि भारत में खुशहाली आ जाएगी। बढ़ोतरी भी है। मैं सहज बुद्धि से सवाल पूछ रहा हूं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। नहीं, विकल्प है। जानना चाहता हूं, ब्राजील कोलैप्स कर गया। नहीं, आप ब्रिटेन की हालत खराब है, अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक विकल्प आप इतना मान के चलिए, भारत की पूंजी और भारत के निवेश से, भारतीयों के निवेश से ही चल रही है, यही विकल्प है भाई। यही सब आर्थिक सुधारों की नीतियां तो उनके यहां पहले से लागू है, तो उनका लाभ उठाकर अपनी अर्थव्यवस्था तो ठीक कर लेना पहले। कौन? वो जिन देशों के लिए हम बुला रहे हैं, अमेरिका से, स्वीडन से, स्वीडन में तो FDI की पॉलिसी ठीक होगी ना हमारे से पहले से, सबसे है, लेकिन वो तो डूब रही है। ठीक है, अब वही डूब रही है। मैं वही जानना चाहता हूं कि जिन आर्थिक नीतियों के कारण वहां मंदी है, कई साल से मंदी है, ठीक है, और उन्हीं आर्थिक नीतियों के कारण हमें दवाई के रूप में पेश किया। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, मैं निराशावादी नहीं हूं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूं। अच्छा, और आपसे हम सहमत भी हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम विदेशी पूंजी से हम हमारा उद्धार का राह खोज लें। ठीक है, अब स्वदेशी विदेशी का मामला खत्म हो गया। परंजय, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो सरकार ने किया है, पहले से ही करते रही है, अगर उस निरंतरता में आप देखिए तो भले कोई बड़ा फैसला ना हो, लेकिन सरकार ने अपना एक इरादा मजबूती के सामने लाया है कि हम ये करेंगे, अब ये खुल के करेंगे, विदेशी निवेश का हम स्वागत करेंगे। ठीक है, RSS विरोध करने की औपचारिकता निभाएगा, लेकिन और भी मसले हैं जिसमें RSS साथ ही रहेगा सरकार के, है ना। लेकिन जो भी मजदूर संगठन है या CPM है, इन लोगों की आलोचनाएं चलती रहेंगी। पर कोई भी राजनीतिक दल इस धारा को व्यापक स्तर पर प्रभावित नहीं कर पाता है, जन समर्थन नहीं ले पाता है। तो कमी क्या है? आलोचक कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं या जनता ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है? रवीश जी, अभी मेरा मित्र वेंकटेश जी जैसे बताया, किसी साल में पूरा अगर आप निवेश देखेंगे, उसका बहुत ही एक छोटे हिस्से विदेश से आते हैं। मैं समझता हूं कि किसी एक साल में 10% विदेश से नहीं आया। पूरा जो निवेश होता है किसी एक साल में, ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार देते हैं, कुछ निजी लोग देते हैं, निजी संस्थाओं देते हैं, और विदेश से जो आते हैं बहुत ही छोटा हिस्सा है। ये वास्तव है। दूसरी बात यह है कि जब विदेश से लोग आते हैं, हमारे देश में निवेश करते हैं, क्यों करते हैं? अपना मुनाफा कमाने के लिए निवेश करते हैं। सब लोग तो मदर टेरेसा नहीं है, वो क्यों आते हैं यहाँ पे? वो तो सही बात है। तो सुनिए, एक मिनट सुनिए, तो फिर कहां पे वो निवेश करते हैं? ये जो बड़े बड़े आधुनिक तकनीकी, ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, निवेश के जो पैसा आता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है मशीनों में, जमीनों में, और नौकरी बहुत कम होता है। ये भी वास्तव है। और आप खुद भारत सरकार का आंकड़ा देखिए, श्रम मंत्रालय का आंकड़ा देखिए, कितना नया नौकरी ये जो विदेशी निवेशक आके तैयार किया। अच्छा, तो अभी सवाल उठते हैं, अब क्यों ये घोषणा करने का कारण क्यों? आज क्यों किया इन्होंने? बहुत ही आसान इसका विश्लेषण है कि शनिवार के दिन रघुराम राजन जी ने कहा कि हम भारतवर्ष के भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बस 4 सितंबर तक रहेंगे, उसके बाद हम अमेरिका वापस जाएंगे, शिकागो विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाना दोबारा शुरू कर दूंगा। उस समय लोग डर गए थे। अरे जब ये मेरा इस पे एक सवाल है। एक मिनट रवीश, मेरा कहना कि लोग सोचा कि हाँ विदेशी निवेशक भाग जाएगा, शेयर बाजार गिर जाएगा, रुपया का कीमत कम हो जाएगा, लोग डर रहे थे। आज तो नहीं हुआ ऐसा ना। आज सरकार ये दिखाने चाहते हैं, मतलब मैं ठीक है, ये आलोचना एक सीमा तक हो सकती है, पर क्या आप ये मानते हैं कि विदेशी निवेशक जो शनिवार का अखबार पढ़ा है, जो रविवार का है, वो मंगलवार को भूल जाएगा क्या? नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेगा ना। यही तो बात सामने है। नहीं भूलेंगे। मतलब ठीक है कि सरकार ने ये किया होगा। यही सरकार, राजन की खबर तो कल भी छप सकती है। सरकार ने ये थोड़ी कहा कि कल राजन पर संपादकीय नहीं छपेगा और उस पर लोग नहीं पढ़ेंगे। वैसे SR लीक वाला जो इंडियन एक्सप्रेस का मामला है, उस पर जो चुप्पी है वो बड़ा शानदार है वैसे। हाँ,
तो बात यह है कि यही भारतीय जनता पार्टी जब विरोधी दल थे वो कहा कि ये जब खुदरा जो एफडीआई हम छोटे जो हमारे दुकानदार है इनको हम खत्म नहीं करने चाहते हैं, आज वही कह रहे कि ठीक है आप ई कॉमर्स में आ जाइए। तो देखिए जब सत्ते में रहते हैं, जो भी रहते हैं सत्ते में, ये कांग्रेस पार्टी रहते हैं या भारतीय जनता पार्टी जब रहते हैं, ये अलग अलग इनका भाषा इनका बदल जाता है। इकोनॉमिक पॉलिसी की दो कंपनियां, पूरा इनका जो अपना जो दृष्टिकोण है ये भी बदल जाता है। तो मोदी जी चाह रहे हैं कि सबको बताने के लिए कि हाँ विदेश से हमारे देश में आ रहे, क्योंकि हमारा सकल घरेलू उत्पाद जिस रफ्तार से बढ़ रहे और विदेश में और कहीं पूरा विश्व में एक भी ऐसा देश नहीं है, मगर वास्तव और कुछ है। आप जीडीपी नंबर में आपने खुद इस विषय में आलोचना किया और हमारे जो भारत सरकार का आंकड़ा कहते हैं ये कितना सच है और ये कितना ये आपका स्टैटिस्टिक्स इधर उधर करके आपने बनाया। ठीक है आप दिखाने चाहते हैं कि सारे लोग आ रहे हमारे देश में, एक भविष्य उज्जवल होने वाले है, वही भारत उदय होने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले थे, यही दिखाने के लिए आप कर रहे हैं। दो आलोचक मगर ये होने वाले नहीं है के, एक छोर से आप एक छोर से परंजय जी, लेकिन दोनों इस बात पे सहमत हैं कि बड़ा पूंजी निर्माण का हिस्सा हम भारतीयों का यानी कि देश में होता है। चलिए मान लिया जाए कि एक मनोवैज्ञानिक उसको ज्यादा बड़ा करके बनाया जाता है उससे ज्यादा, तो ठीक है सरकार को यह कहना चाहिए कि विदेशी निवेश क्या होता है, इतना छोटा मोटा, हम खुद ही 55 अरब की तुलना में कितना अरब हमने पूंजी पैदा किया है, तो सरकार नहीं बताती है। पर मुझे एक बात बताइए सर कि चाहे राइट की आलोचना हो अर्थव्यवस्था को या फिर लेफ्ट की आलोचना हो, और ये पार्टियां राइट पार्टियां ही हैं, दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ठीक है, उन सब की नीतियां एक हैं। तो आप लोगों की जो आलोचना है उसका कुछ असर हो पाता है क्या? देखिए ये 20 साल से हम भी सुन रहे हैं स्वदेशी जागरण लस्सी बना के बेचेगा, है ना, तो लस्सी के नाम पे तो कितने लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली, ब्रांड बन गए हो, तो वो भी अच्छी बात है। वैसे देखिए जितना भी आप कहोगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो प्रभाव है अभी तक गुजराती थाली में मिर्ची बराबर है। हाँ, तो गुजराती थाली में ये भी बताइए दर्शकों को जिन्होंने नहीं खाई है, बहुत सारे आइटम आंध्रा थाली की जैसी नहीं है। आंध्रा थाली में मिर्ची होती है, गुजराती खाना अच्छा होता है, बहुत सारे कटोरियां होती हैं और मिर्ची एकदम नहीं होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है लेकिन मिर्ची नहीं होती। लेकिन आंध्रा खाना में पूरा मिर्ची होती है। हम बुद्धिजीवी और मीडिया में हम क्या करते हैं, हम ये सोचकर पकड़कर चलते हैं कि ये 1991 से एक चल रहा है कि जब एक क्राइसिस आया था तब हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी मांग पे हमको चाहिए था, तो इसलिए हमने क्या करा, आज भी चाहिए नहीं, आज हमको उतना नहीं चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री से लेकर सारी सरकार ने कितने पैसे खर्चा कर दिए यही बताने में कितना अरब डॉलर आया सर। देखिए एक बात है, ठीक है, चाहिए और अति आवश्यक चाहिए, इसमें दोनों में फर्क है। 1991 में हमको अति आवश्यक चाहिए थे कि 15 दिन के लिए भी हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं था। आज जो स्थिति है हमारे पास 350 बिलियन डॉलर है, उसे भी ज्यादा है, हम बहुत सक्षम है, हमारे पास बहुत सारे कुछ विस्तार हो गए। तो आपके हिसाब से कोई बड़ा मामला नहीं है? ये ना मैं तर्क ना करता हूं, मैं ना इसका विरोध करता हूं, ना इसका स्वागत करता हूं। मैं सिर्फ आप स्थित प्रज्ञ हैं। नहीं, गुजराती थाली इसको हिंदी में चालाकी भी कहते हैं। नहीं, आप कह सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं ना कि अभी योगा दिवस आने वाला है। नहीं, आप मेरा 2000 से देख लीजिए, मैं खुला मैं उसमें नहीं, मैं थोड़ा मनोज जी, मुझे मालूम है कि आप लोग काफी गंभीरता से इन विषयों पे लिखते हैं और सवाल पूछे जाते हैं, पर मैं सहजता से जानना चाहता हूं कि भारत को जहाज चाहिए, टैंक चाहिए, तो आज चाहिए तो आज ही चाहिए ना, कि भारत उन जरूरतों को पूरा कर रहा है जो 20 साल बाद चाहिए, तो ये फैक्ट्रियां कितने दिन में बन जाती हैं, तो वहां जहां लगी हुई हैं वहीं के बना हुआ हम माल क्यों नहीं खरीद लेते? क्या हुआ यहां आके हमें सस्ते में बेचेंगी तो जो समय लगेगा उसका क्या नुकसान होगा? मैं इन सब बातों पर जानना चाहता हूं। देखिए जो ये कह रहे थे निवेश के बारे में, आखिर में भारत की जो प्रगति होगी उसमें जो मुख्य निवेश जो है वो भारत की ही रिसोर्सेज से होएगा। जहां तक कि एफडीआई है उसका जरूर एक जो है कंट्रीब्यूशन होगा, पर मुख्य जो है जो रिसोर्सेज जो हमने जो है संगठित करने हैं वो हमारे भारतीय रिसोर्सेज होंगे। इस समय एक अजीब स्थिति यह है कि जो हमारे
अमीर लोग हैं वो खुद निवेश नहीं कर रहे हैं, वो विदेश निवेश कर रहे हैं। आंकड़े ये भी आपको दिखाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो विदेशी निवेश है उससे हमें चाहिए वो एफडीआई इन रिटेल, खुदरा व्यापार, ये तो एक इसकी जगह है। दूसरी जगह ये है जिसके साथ वो टेक्नोलॉजी लाता है, जैसे आपने टैंक की बात कही या हवाई जहाज की बात करी, क्योंकि कई ऐसे जो आइटम्स हैं जो कि हम नहीं बना सकते हैं, तो और भविष्य की आत्मनिर्भरता के लिए ये जरूरी कदम है। ये हमारे लिए ठीक है, जरूरी है, पर उसमें फर्क ये होगा अगर हम इंपोर्ट करते हैं या हम उसको यहां बनाते हैं, उसमें एक चीज का फर्क है। अगर इंपोर्ट करेंगे तो 100% जो है उसमें केवल जो है वो विदेश में अगर बनेगा तो उसका जो प्रॉफिट है उसके पास जाएगा। अगर भारत में बनेगा तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि वैल्यू एडिशन और सहायक उद्योग उसके साथ आएंगे। जैसे मारुति के साथ, जब मारुति सुजुकी ने यहां पैसा लगाया था तो उसके साथ सहायक उद्योग काफी आए, तब फायदा और वो सहायक उद्योग बहुत सारे लोग आए। सहायक उद्योग में रोजगारी एक तरफ से, और वैल्यू एडिशन मतलब आपकी टेक्नोलॉजी, आपका अपग्रेडेशन जो है 30 इयर्स लगा खुद होगा। 30 इयर्स लगा, 30 साल लगा। हाँ, लेकिन उसकी शुरुआत तो करनी पड़ेगी, जरूर लगेगा। हाँ, पर उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये भी कहूंगा कि मैं समझता हूं कि जो कदम उठाया गया है सही उठाए गए, पर यही है कि अब देखना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो कानून क्या सामने लगाए। मेरा काम ये देखना और दिखाना है कि लोग उन चीजों को ठीक से समझ रहे हैं कि नहीं, हम बता पाते हैं कि नहीं पाते हैं। फैसले का विरोध स्वागत होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। करनी थी बहस राजन पे, पर परंजय मौका मिला, अगर मंगलवार को उनका मुद्दा रहा और सरकार ने कोई और बड़ा फैसला नहीं लिया तो कर लेंगे आप लोगों के साथ उस पर भी बहस। बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय नहीं है सर बिल्कुल समय नहीं है। राजन जी कहा मेक इन इंडिया के जगह मेक फॉर इंडिया, ये बहुत जरूरी है। ये इन फॉर में करते रहिए आप लोग। नौजवानों को ये चाहिए कि उसको नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब तो जो लोग नौकरी में वो कहते हैं यार कितने साल से सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो अब सबकी समस्या का समाधान तो प्राइम टाइम नहीं है ना। ब्रेक ले लीजिए कोई अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा किसी विचारधारा के लिए समर्पित कर दे, उससे जुड़े संगठन के लिए जी जान लगा दे, और एक दिन सवाल उठाने पर उसे उस संगठन से बाहर कर दिया जाए, तो वो खुद को कहां खड़ा पाता होगा? क्या हर किसी के पास अपनी पुरानी पार्टी से निकलकर किसी और पार्टी में मिल जाने की सुविधा होती है? वो तो बात की बात होती है, लेकिन जब निकाला जाता है तब उन तमाम वर्षों के बारे में वो व्यक्ति कैसे सोचता होगा? दिमाग से सोचता होगा या दिल से? मैं बात कर रहा हूं सीपीएम से निकाल दी गई नेता जगमती सांगवान की, जिन्हें सोमवार को सीपीएम की सेंट्रल कमेटी ने पार्टी से निकाल दिया। जगमती सांगवान सेंट्रल कमेटी की सदस्य थी और 3 दिन से चल रही कमेटी की बैठक में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठजोड़ को लेकर तीखा सवाल उठा रही थी। पार्टी का कहना है कि अनुशासनहीनता के कारण निकाला गया। सीताराम येचुरी ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं निकाला गया कि वे पार्टी के फैसले का विरोध कर रही थी, बल्कि इसलिए कि वो अचानक बीच में बोलने के लिए खड़ी हो गई, जबकि किसी और मुद्दे पर बात हो रही थी। हमने इंतजार करने के लिए कहा और वो दंदनाते हुए बाहर चली गई और मीडिया में बयान दे दिया। जगमती का कहना है कि बैठक में ही कह दिया था कि वे पार्टी से इस्तीफा देना चाहती हैं। जगमती सांगवान सीपीएम की महिला संगठन आइडवा की महासचिव भी रही हैं। उन्होंने हरियाणा में खाप पंचायतों से खुलकर लोहा लिया। साहसिक नेता रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खिलाड़ी रही हैं। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ और खाप पंचायतों के खिलाफ जगमती के लड़ने का रिकॉर्ड शानदार रहा है। रघुराम राजन के जाने पर तो सब बात कर ही रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जगमती सांगवान के निकाले जाने की बात क्यों ना की जाए? जब पार्टी से कोई निकाला जाता है तो क्या वो उस विचारधारा से भी उतनी ही तेजी से निकल जाता होगा जिसके लिए वो जीवन भर लड़ता है? यह सवाल मन में बेचैनी पैदा कर रहा था, इसलिए जगमती जी को यहां बुला लिया आपके सामने। आज तो आप सीपीएम में नहीं हैं, लेकिन विचारधारा से कहां हैं? देखिए, विचारधारा तो वही है कि हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी गरीबों की, मजलूमों की, दबे कुचले लोगों की है और उसमें बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। और आज के दिन जो उनके ऊपर मार पड़ रही है जिस तरह की चारों तरफ से नीतियों की, प्रोग्राम्स की, तो जरूरत यह है कि हम सबको इकट्ठा होकर उनके हक में आवाज बुलंद करनी चाहिए, सड़कों के ऊपर, हर जगह के ऊपर। अभी भी आप जवाब देते हुए अपने बारे में नहीं सोच रही हैं। मैं अपने बारे में सोचते हुए बोलिए। हाँ,
आप कहाँ हैं विचारधारा से, आप कहाँ हैं? हाँ, अभी भी क्या आप लेफ्ट हैं? हाँ, अभी भी यही है कि इन तबकों को एक बहुत ही नहीं, मैं बुलंद- आपसे पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, पर्सनली मैं यही महसूस करती हूँ आज भी कि इन तबकों को आज जिस तरह के बुलंद नेतृत्व की जरूरत है, उसमें वो नेतृत्व उनको दिया जाना चाहिए। ये हम मैं जगमती सांगवान से सवाल पूछ रहा हूँ कि इतने साल सीपीएम में लगाया आपने, क्या आज आपको कोई अफसोस है कि किसी पार्टी के लिए इतना काम नहीं करना चाहिए, जीवन नहीं लगाना चाहिए, किसी विचारधारा के लिए नहीं लगाना चाहिए? मैं पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, अभी पॉलिटिकल नहीं पूछ रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से आप भागिए नहीं। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी विचारधारा के साथ भी पूरी गहराई के साथ जुड़ना चाहिए और किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर भी काम करते हुए तमाम ईमानदारी और प्रतिबद्धता से काम करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा लगे कि वो पार्टी जो है वो किसी तरह से उस विचारधारा के साथ या वो विचारधारा जिन तबकों के साथ के लिए बनाई गई है उसके साथ न्याय नहीं कर रही, तो उस समय पे भी आवाज बुलंद करनी चाहिए। और आज के दिन मुझे यही लगता है कि हमारी जो सीपीएम जो पार्टी है वो मतलब या है, हाँ है, पार्टी तो अब भी है और हम भी मतलब गरीब तबकों से आते हैं तो हम भी उसी के हिस्से हैं एक तरह से वो। तो वो जो मान लिया आप सड़कों पे और किसी भी अत्याचार अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं किसी के साथ मिलके, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि फिर हम उस अपनी राजनीति के साथ किसी स्तर पे जाके समझौता करें। फिर भी जब आप उन तबकों के लिए लड़ती हैं तो एक संगठन विचारधारा के साथ साथ उसका ढांचा बड़ी ताकत देता है, लेकिन जब आप उसकी सदस्यता से बाहर कर दी जाती हैं तो आपके पास कुछ बचता नहीं है। वो शत्रु तो उसी तरह से खड़े होते हैं लेकिन पीछे का पूरा सपोर्ट हट जाता है। आज की तारीख में आप अकेले हैं, ठीक है, तो तब भी आपको लगता है कि उस पार्टी को छोड़ देना चाहिए जिसके लिए हमने आपको जीवन दिया है। कुछ तो अकेलापन लगता होगा ना जगमती जी? निश्चित रूप से आप जिन लोगों के साथ मिलके लड़ते रहे हैं, आवाज बुलंद करते रहे हैं, उनसे अलग होने का जो दुख और तकलीफ है वो बहुत गहरी होती है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात भी उतनी ही सच्ची है कि मैंने भी रिजाइन किया पार्टी। नहीं, वो मैंने कहा है। हाँ, क्या आप ज्यादा भावुक होकर, बहुत सैद्धांतिक होकर आपने, जैसे कई लोग होते हैं ना कि मेरे को भी 100 मेल करते हैं कि आप ये मुद्दा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, फिर घर में सो जाते हैं गिल्ट ट्रांसफर करके। तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ कि जो लोग बोल नहीं पा रहे थे वो कहते रहे कि तुम बोलो और आपने बोल दिया और आपको ये सजा मिली? देखिए, कोई भावुकता का सवाल नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल मैं ये समझती हूँ कि आज जो सीपीएम जो पार्टी है उसको मिलके लड़ना चाहिए। आज जो मार पड़ रही है छात्रों पे, महिलाओं पे, सब पे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी स्तर पे जाके अपनी राजनीति के साथ समझौतावादी पार्टी हो गई है, मैंने अपने विचारधारा से भटक गई है। जो बंगाल के अंदर जो अभी सामने आया, जो विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, उसमें जो कांग्रेस के साथ जिस तरह से मिलकर चुनाव लड़ा गया, जो अलायंस बनाया गया, वो जो सीपीएम की पॉलिटिकल टैक्टिकल लाइन जो है वो उसके विरुद्ध था। अगर ये ना हुआ होता तो क्या सीपीएम अपने लाइन पे सही चल रही थी? सीपीएम अपनी लाइन पे सही चल रही थी और गति जो है वो तो धीमी और तेज होती रहती है। ऑल्दो हमेशा मुझे ये एक मलाल रहता है कि हमें और ज्यादा सड़कों पे लड़ाई लड़नी चाहिए। पर अभी वाम दलों में वही एक पार्टी है जिसके पास एक सरकार है। आपको लगता है कि लेफ्ट का कोई भविष्य है इस देश में सीपीएम के अलावा? लेफ्ट का भविष्य सीपीएम के अलावा? सीपीएम के अलावा भी मतलब कोई उतनी ज्यादा सक्रिय या उतनी ऐसी ताकत नहीं है कि जो गुणात्मक रूप से चीजों को बदल सके। और सीपीएम अगर उन सबको नेतृत्वकारी स्थिति में ला के खुद उनका नेतृत्व करे उस तरह से और पूरा मतलब पूरे दिल और दिमाग के साथ पूरा सड़कों पे उतरे, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, मतलब तो उस तरह से बहुत बड़ी ताकत है वो, मुझे ये लगता है। लेकिन वो जो ताकत जो है वो आज हमें अब अगर नहीं हम लड़ते उस ताकत को लेके सामने, तो मतलब आपके जैसी फाइटर महिला नेता कहां जाएगी?
देखिए, जाने का तो जहां तक जो सीपीएम है उसके पास एटलीस्ट महिलाओं की मुक्ति के लिए, महिलाओं की समानता के लिए एक विजन है। उसको लागू कितना कर पा रहे, नहीं हो पा रहा है, वो एक अलग सवाल है। पर दूसरी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वर्तमान समय पे, वो सीपीएम से तो महिलाओं के मुद्दों को, गरीबों के मुद्दों को लेके नीचे ही नीचे हैं। देखिए, आपके सारे जवाब से मेरा अपना निष्कर्ष ये है कि ना तो आप पार्टी से बाहर हो सकी हैं, ना आप उस विचारधारा से बाहर हो सकी हैं। आमतौर पे जिस दिन कोई निकाला जाता है, वो आते ही तुरंत कहता है ये राहुल गांधी, इसको नेतागिरी नहीं आती है, ये नरेंद्र मोदी, ये सब अपना ही करते रहते हैं। लेकिन आपके जवाबों से मुझे लगता है, दर्शक फैसला करेंगे कि ना तो आप सीपीएम से निकल पाई हैं, ना विचारधारा से निकल पाई हैं। पर होता है कि जो लोग लड़ते लड़ते इस तरह से बन जाते हैं, वो तुरंत बदलना उनके लिए मुश्किल होता है। फिर भी कोई दिल की बात कहनी है तो कह लीजिए। देखिए, दिल की बात तो यही है कि जो भी वामपंथी पार्टियां हैं वो महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीबों के लिए, उनके लिए वो विजन है, उनके लिए वो फिलॉसफी है। और उनके लिए आज उसको जो है अपनी जो राजनीति है उसी पे डट के जो है और सड़कों के ऊपर आके मतलब आंदोलन करना चाहिए। केवल मतलब बयान देने से, केवल सपोर्ट जाहिर करने से, उतने मात्र से काम चल नहीं रहा। गरीबों का वो मारे जा रहे हैं। जगमती जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। लगता है सीपीएम आपसे निकल गई है, आप सीपीएम से नहीं निकल पाई हैं। आपकी सारी बातों से मैं समझता हूं कि ये जिस तरह की लड़ाई है, और ये काबिल तारीफ है कि आपने हरियाणा में खाप पंचायतों से काफ़ी लोहा लिया है, और वो काफ़ी उनमें घबराहट होती थी कि जगमती सांगवान ना आ जाए। उनकी बैठकों में एक बार आप चली भी गई थी, इसलिए भी मैंने आपसे यहाँ पर बात की और मैं मुस्कुराता भी रहा। मुझे एक नेता को एक ऐसे क्षण में देखना एक विचित्र अनुभव से गुजरने जैसा है कि आपकी अपनी तलखी इस पूरी प्रक्रिया पर हावी नहीं हुई है। शायद ये एक राजनीतिक प्रशिक्षण होना चाहिए कि तल्ख नहीं होना चाहिए, बिटर नहीं होना चाहिए। तो आप जिस दिन जब निकाली गई हैं और मेरे साथ आप बात कर रही हैं, वो तलखी आपकी व्यक्तिगत उभार या गुस्सा, इसका उसका ये देख लेंगे वो देख लेंगे, वो हावी नहीं है। इसलिए मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लड़ते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।